हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बीपीएससी का जल्द ही स्टार्ट करूंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज से हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है और आज से हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में 10 साल में बिहार पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, पूरा आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन करेंगे। आपको सारा पीडीएफ आपको उस पर मिल जाएगा, मेरा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर का, और साथ साथ जो बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी लेक्चर होंगे उसके सारे पीडीएफ फ्री अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेरी होती है, कोई सजेशन होता है तो आप पर्सनल में टेक्स्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओनली टेक्स्ट एंड व्हाट्सअप। आप सीधा जाके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस पर नंबर दिया हुआ, आप उस पर व्हाट्सअप टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो, कोई क्वेश्चन में गलती होती है, कुछ भी होता है तो आप कमेंट करके उस पर बता सकते हैं। ठीक, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं बिहार पीसीएस और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं पीसीएस से रिलेटेड। ठीक, ये बिहार पीसीएस का भले ही हम क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, बट ये इम्पोर्टेंट ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है। जो भी स्टेट पीसीएस हैं उन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई से काम आ जाएंगे, तो सब लोग के लिए देख सकते हैं, लेकिन स्पेशल ये बिहार पीसीएस के लिए है। आते हैं हम आज के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए। आपके पास ऑप्शन है अंजीरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक अधिक। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। बिहार पीसीएस में ट्रेंड क्या है लास्ट कुछ सालों से कि पांचवा भी ऑप्शन इसमें दे देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में गलत सारे होते हैं तो इसलिए पांचवा ऑप्शन दे देते हैं, और कभी कभी ऑप्शन में दो तीन सही हो जाते हैं तो इसीलिए पांचवा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। लेकिन इसमें डी ऑप्शन सही है, मेहरगढ़। अब थोड़ा हम क्वेश्चन के बारे में जान लें। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो पशुपालन और कृषि का प्रारंभिक स्थल है उसको क्या माना जाता है? मेहरगढ़ ही माना जाता है। लगभग कब? 7,000 से 5,500 ईसा पूर्व के मध्य जो है मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वानों का कहना है कि मेहरगढ़ में जो पशुपालन का जो काल है वो 8500 ईसा पूर्व है। कुछ विद्वानों का जो मान्य नहीं है। नवीनतम खोजों के आधार पर अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव एक है। ठीक, क्या है? लहुरा देवस्थान है। वहाँ पे क्या है, ये सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्यशाला पाया गया है। यहाँ से लगभग 7,000 से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लहुरा देव से। ठीक, फिर आगे का एक नवीनतम खोज के पूर्व, जब नवीनतम खोज नहीं हुआ था उसके पूर्व क्या था कि भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल था वो मेहरगढ़ था, जो कहाँ पे है? बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पास। तो ये भी हाल ही की जो खोज हुई, देखो उसके पहले के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 2018 के क्वेश्चन थे ये, तो उस समय जो आंसर था वो मेहरगढ़ था। लेकिन अगर अगर अभी आ जाए क्वेश्चन कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ हुए, तो नवीनतम खोज के अनुसार प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहुरा देव माना गया है कृषि साक्ष्य के लिए। ठीक, ये भी इसीलिए बता दिया गया। इसके साथ साथ जो चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो जिसको हम कोल्डिहवा बोलते हैं वो प्रयाग जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ये लगभग 6500 ईसा पूर्व पाया गया था। यहाँ पे क्या पाया गया था? यहाँ पे चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक, जिसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं एक बार, CHACLCOLATHIC, कैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक एज। ठीक, युग भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है पुराना पूरा पाषाण युग,
नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लोह युग। तो इसमें ऑप्शन जो होगा सी होगा, सी होगा। ताम्रपाषाण युग को क्या बोलते थे? कैल्कोलिथिक युग बोलते थे, जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उसे ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा ने मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पर उपयोग हुआ था वो लाल कलर का, जिसको हम लाल मृदभांड भी कहते थे। ठीक। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा जो सभ्यता थी वो पैरों से चलित चाक का प्रयोग करके मिट्टी के बर्तन बनाते थे। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, हाथ जब बढ़े आगे तो हाथ से भी चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर बर्तनों को दो श्रेणियों में बांटा गया। जो बर्तन बनते थे इनको दो श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो होता था जो बिना डिजाइन वाले बर्तन होते थे, और दूसरा होता था बिना डिजाइन वाले, ठीक, और दूसरा होता था जिसको हम चित्रित मृदभांड बोलते थे। तो इसमें क्या होता था, जो मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर ये क्या होते थे, हल्के भूरे लाल रंग का ग्रहण कर लेते थे। और इन मृदभांड जो होते थे उनके ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो ये कौन से लाल कलर के रंग का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता देखा जाए तो किस युग में पड़ता है? वो पड़ता है आद्य ऐतिहासिक युग। चार ऑप्शन है आपके, डी ऑप्शन सही है। आद्य ऐतिहासिक का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक, ये भारत का आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। इसमें क्या था आद्य ऐतिहासिक में, तो इसमें लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो अगर पूछा जाए आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला का ज्ञान था कि नहीं था? हाँ, ज्ञान था, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, लेकिन अगर उसके पहले देखें जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड जो होता था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और इसके पहले का जो काल था वो प्रागैतिहासिक काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, ऑप्शन है आपके पास, पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा सही है? ए ऑप्शन आपका सही है, पक्की ईंट से बनी इमारत। क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी प्रमुख विशेषता जो मानी जाती थी वो नगर नियोजन के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था माना जाता था। यहाँ क्या था कि नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे, और पक्की ईंट से बनी इमारत में अगर देखा जाए तो जो मोहनजोदड़ो था वहाँ का विशाल जो स्नागार था और अन्नागार, इसलिए प्रमुख रूप से देखा जाता है जो पक्की ईंट से बनी इमारत होती थी। सॉरी, इनकी सतह पक्की ईंटों की होती थी। इसमें प्रयोग किसका किया जाता था इनको जोड़ने के लिए? तो जिप्सम और मोटार का, जिप्सम और मोटार का इनका प्रयोग होता था इसको क्या करने के लिए, पक्की ईंटों को जोड़ने के लिए। ठीक, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह माना जाता था वो कौन सा है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। तो आंसर कौन सा होगा? बी आंसर होगा, लोथल। लोथल कहाँ पे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे, कौन सी? भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद में पाया जाता है। ठीक, इसे हड़प्पा कालीन बंदरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो टेराकोटा का जो हल है वो कहाँ प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ आपका कालीबंगा में। सी ऑप्शन सही है, कालीबंगा में ये प्राप्त हुआ। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, कौन से नदी के किनारे? घग्गर नदी है जो, उसके किनारे इसको पाया गया, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में। ठीक,
यहाँ पे क्या है, यहाँ जुते हुए साक्ष्य, यहाँ पे जुते हुए साक्ष्य भी मिले हुए हैं। सॉरी पूरा गलत हुआ। कालीबंगा तो सही है, गंगा नदी किनारे। इसका जो आंसर होगा, आंसर इसमें मैंने गलत किया। कह रहा है किस हड़प्पन कालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ, हल पूछा है, तो वो ऑप्शन होगा आपका बी, बनावली में। कहाँ पे? बनावली में हल, टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ हड़प्पन कालीन स्थल में, वो बनावली में प्राप्त हुआ है, ये याद रखना। ये पक्की मीट की बनी हुई हल की एक प्रतिकृति होती थी, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ऑप्शन गलत कर दिया था मैंने। किस में निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? इसका आंसर मैंने उसमें कर दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा तो आपको पता ही होगा, कालीबंगा इसका आंसर होगा। क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा आप कहाँ स्थित है? मैंने बताया भी कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पे जुते हुए खेत के साथ प्राप्त हुआ। अगर हम देखें तो धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ, तो धौलावीरा जो गुजरात के पास है, वहां से 10 चिन्हों का एक शिलालेख, बड़े आकार का शिलालेख मिला हुआ है। ठीक। लोथल कहाँ पे है आपको बताया था मैंने, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में भी ये भी स्थित है। ठीक, तो ये मैंने बता दिया था आपको, लोथल। मोहनजोदड़ो से क्या 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 है मोहनजोदड़ो का फेमस? स्नानागार और अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन कौन से उत्खनन के समय थे वो नहीं थे? तो ऑप्शन है आर डी बनर्जी, किरण दीक्षित, एम एस वत्स और बी ए स्मिथ। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। बी ए स्मिथ जो है वो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, न हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित थे, न मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। तो वी ए स्मिथ हैं कौन, पहले इनके बारे में थोड़ा जान लें। वी ए स्मिथ भारतविद, इनको भारतविद मतलब विद्वान एवं कला इतिहासकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। कला इतिहासकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ठीक, ये हैं। अगर हम बात करें तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? हड़प्पा का जो सर्वेक्षण किया था 1921 में, हड़प्पा का 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसका किया गया था। 1926 से 27 से और 33-34 में जो माधव स्वरूप वत्स हैं, ठीक, माधव स्वरूप वत्स, एम एस वत्स जो हैं, इन्होंने हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। तो ये दोनों दयाराम साहनी और ये। अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से तो वो राखल दास बनर्जी, जिसको आर डी बनर्जी कहते हैं, ये मोहनजोदड़ो की खुदाई से थे। कब थे? 1922 में। और इसके साथ साथ इसके पुरातात्विक महत्व को ध्यान आकर्षित किया, और कुछ अन्य विद्वान थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। तो वो कौन कौन से थे? वो के एन दीक्षित सर थे, साथ साथ अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी, ये जो थे इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें उत्खनन कार्य में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, पूछ रहा है इसलिए है कि वहाँ क्या, तो वहाँ जो ऑप्शन है वहाँ अभिलेख प्राप्त हुए, उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन जो होगा आपका सही ए होगा। बोगास गोई का जो महत्व है इसलिए है क्योंकि वहाँ अभिलेख प्राप्त हुए और उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन भी मिलता है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख बोगोजगोई, जिसको एशिया माइनर कहते हैं, वहाँ मिला। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया जिनमें आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नाथ देवताओं का आवाहन करते थे। इससे क्या ज्ञात होता है हमें कि जो वैदिक आर्य थे वो ईरान से होकर ही भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, ठीक, जिसको हम 10 राग युद्ध भी कहते हैं,
पूछ रहा है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो वो लड़ा गया परसुड़ी नदी के, किस नदी के, परसुड़ी नदी के तट पे लड़ा गया। वर्तमान में जिसको हम क्या बोलते हैं, रावी बोलते हैं। परसुड़ी को वर्तमान में क्या बोलते हैं, रावी नदी बोलते हैं। तो जिसमें भरतों के राजा जो सुदास हैं, उन्होंने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। ठीक, इसीलिए इसको कहा था 10 राज युद्ध। इस संघों में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 जो लघु जनजातियों का एक समूह सम्मिलित था, जिनके पुरोहित कौन थे, जिनके पुरोहित थे विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद का जो पूर्णतः समर्पित कौन सा मंडल है, वो है ऑप्शन आपका सी सही है, 9वां मंडल जो है। सॉरी, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने, 10 मंडल। जो 9वां मंडल है उसमें 114 मंत्र है। कितना, 114 मंत्र हैं 9वें मंडल में, जो पूरे के पूरे सोम को समर्पित हैं। सोम क्या है, सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में जो वर्ण उत्पत्ति है, जो चारों वर्ण थे, उनका उल्लेख 10वें मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो ये तो आप सबको पता है, तो ये समर्पित है सोम और इस पेपर नामक जो देवता हैं उनको समर्पित है, जिसमें मैंने पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। किस पुस्तक में, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं आपके विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं, और यह ऋग्वेद के 3 मंडल में पाया जाता है। इसका वर्णन 3 मंडल में है ऋग्वेद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये किया है आपका योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, कोई नहीं, एक से अधिक। तो किस दर्शन में किया गया, तो जो वैशेषिक दर्शन है इसमें परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन मिला है, जिसमें सृष्टि के निर्माण जो है, कहा जाता है कि सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है, और महर्षि कणाद इस दर्शन के एक प्रवर्तक हैं। तो वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड कौन है, महर्षि कणाद, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे, कुंडग्राम, जिसको हम कुंडलपुर भी कहते हैं। क्या, कुंडलपुर, अगर आ जाए कुंडलपुर तो कुंडग्राम या कुंडलपुर आ जाए, दोनों एक ही है। ठीक, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ कुंडग्राम में। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला था। त्रिशला थी जो वैशाली की लिच्छवी गणराज की एक प्रमुख की चेटक बहन थी, प्रमुख चेटक की बहन थी। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ, जो घातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। बड़े भाई थे इनके नंदिवर्धन। कुछ प्राचीन संस्करण एनसीईआरटी जो है उसकी पुस्तक अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी का जो जन्म माना जाता है वो 540 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी आधार पर अनेक माने गए हैं, लेकिन अभी क्या है, जो स्थिति है उसके अनुसार से जो महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। ठीक, लेकिन अभी जो एनसीईआरटी का जो नवीन संस्करण जारी हुआ उसमें महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व ही प्रकाशित उसमें किया गया, तो वही हम मान के चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की जो मृत्यु है निम्न में से किस नगर में हुई, राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर, तो ये हुई है पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है, राजगृह के समीप ये है। कहाँ पे, राजगृह के समीप पावापुरी है, जहाँ पे महावीर जैन की मृत्यु हुई। महावीर स्वामी का जन्म बता दिया 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ।
ठीक। 527 ईसा पूर्व में 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 साल में इन्होंने राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य थे जमाली। ये ऑप्शन है। जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद थे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री जो थी प्रियदर्शना, जिनकी शादी इन्होंने जमाली से की और महावीर स्वामी का जो अनुयायी बन गया, जो ये प्रथम शिष्य था महावीर स्वामी का। बाद में इन्होंने क्या किया? विरोध किया। जमाली ने ही महावीर स्वामी का विरोध किया और फिर एक संप्रदाय की शुरुआत की जिसका नाम था बहुरतवाद। बहुरतवाद एक संप्रदाय था। जमाली ने जब विरोध किया उसके बाद इन्होंने इस संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है वो इनके थे। उसको अगर हम नाम याद कर लें तो पहला है इंद्रभूति, दूसरा है अग्निभूति, तीसरा है वायुभूति। ये तीनों भाई थे। ठीक। उसके बाद सुधवर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय, प्रभास, ये इसके 11 अन्य प्रधान शिष्य थे जिन्हें हम गणधर कहते हैं। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह कहलाता है, ऑप्शन है आपका 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो आंसर है आपका सी, 14 पूर्व। तो 14 पूर्व है, यह प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ये जो है ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा जो थे उनके समय में संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। कौन कौन? संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। और तथा यही महावीर द्वारा जो 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो 12 अंग का अगर जैन सिद्धांत देखा जाए, उसका संकलन जो है वो प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? आई थिंक सबको पता होगा। इसका जो आंसर है बी होगा, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। ठीक। 6 वर्षों की साधना के पश्चात लगभग 35 वर्ष की अवस्था में जो वैशाख पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक। उसी के बाद ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार आरंभ किया। उरुवेला से वो पहले ऋषि पत्तनम, जिसको वर्तमान में सारनाथ कहा जाता है, तो सारनाथ का याद रखना, इसको ऋषि पत्तनम भी बोलते थे बुद्ध के समय। क्या? ऋषि पत्तनम। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे ही प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उपदेश क्या था? दुखों के कारणों को, दुखों के अंत और उनके समाधान से संबंधित था, जिसे हम 4 आर्य सत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो जो इनका महापरिनिर्वाण हुआ वो कुशीनगर में हुआ। कहाँ पे? कुशीनगर में। तो पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। महापरिनिर्वाण मतलब इनकी जो मृत्यु है, जो इन्होंने शरीर त्याग दिया, वो कहाँ पे? तो वो कुशीनगर में किया। कुशीनगर उस समय मलगढ़ राज की एक राजधानी थी, इसको कुशीनारा भी कहते हैं। इसको उस समय कुशीनारा भी कहते थे, कुशीनारा जो मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। 483 ईसा पूर्व में लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर त्याग दिया। ठीक। अगर देखें तो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल राज्य गए, जो बुद्ध जहाँ जहाँ गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता उस समय ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे,
जहाँ चुंद नामक लोहार ने आम्र वाटिका में ठहरे, ठीक, उन्हीं की वो आम्र वाटिका में ठहरे और उन्होंने बुद्ध को सुकर्मदेव, जिसको हम सुअर का मांस कहते थे, तो उन्हें खाने को दिया। उसके बाद उन्हें रक्तस्राव हुआ और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। ये थोड़ी उनकी कहानी थी जिसकी वजह से उनको शरीर त्याग देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये है बौद्ध की। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, उसी को हम त्रिपिटक कहते हैं। कौन कौन सा? पहला है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी जो नियम आचार उनकी शिक्षाएं से रिलेटेड बात की जाती थी। सुत्त पिटक में जो थे, सुत्त पिटक में क्या था? उसमें महाबुद्ध के जो वचन दिए थे उनकी सारी संरचना, मतलब वक्तव्य को उसको संकलित किया गया था। फिर आता है लास्ट में अभिधम्म पिटक। क्या था? अभिधम्म पिटक। तो इसमें सारे दार्शनिक सिद्धांत सम्मिलित थे, समाहित थे। 3 पिटक, इसीलिए इनको कहा जाता है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये है आपके जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए, जिसको हम सम्यक धारण, जो सम्यक दर्शन बोलते हैं, सम्यक धारण या दर्शन। दूसरा क्या बताया था? सम्यक चरित्र, और तीसरा था सम्यक ज्ञान। ठीक, ये 3 थे। इन्हें तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है? तो कौन सी बात बौद्ध धर्म के जैन धर्म में समान नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आत्मदमन, ठीक, आत्मदमन जो है ये इनमें समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। तो आत्मदमन मतलब इससे दोनों का दोनों का विचार था वो भिन्न भिन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह है 5वीं पीढ़ी का। किस पीढ़ी का? 5वीं पीढ़ी का। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान जो बोधि वृक्ष है वह पुराना वाला नहीं है, वो 5वीं पीढ़ी का है, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वो नहीं है। वैन सांग जो आए थे, तो उनके अनुसार क्या है, उस मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। कब? 7वीं शताब्दी में। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और फिर नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर, याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है, क्योंकि अब क्या होता है कि इसमें जो पत्तियां गिरती हैं उन्हें ही छूने और उठाने का अधिकार है, अन्यथा पेड़ छूने का ना अधिकार है ना उससे पत्ती तोड़ने का अधिकार है। ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? जो बराबर की गुफा थी, तो ऑप्शन है आपका आजीवकों ने किया था, कि थारुओं ने, कि जैनों ने, कि तंत्रिकाओं ने? तो ये किया था आजीवकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। कौन से युग में? मौर्य युग में। अशोक और उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए क्या किया गया था? आवास बनाए गए। और अशोक के समय बाराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, बराबर की पुरानी गुफाओं में सुदामा की गुफा प्लस और कौन सी गुफा थी? कड़ चौपड़ नामक
गुफा सर्व प्रसिद्ध है बराबर की गुफाओं में। तो ये किसके लिए? आजीविकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल कौन थे? तो ये प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की एक स्थापना की। मखली गोसाल, इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ये आजीवक संप्रदाय का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की, गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर। तो अब ये याद रखना, पाटलिपुत्र कहाँ पे था? तो गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर, इनके संगम पर एक राज्य था। इसने मगध साम्राज्य की जो राजधानी राजगृह थी उससे पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। मतलब जैसे ही उदयन आया तो उसने क्या किया, राजगृह जो राजधानी थी मगध की उसको हटा के पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। मतलब पाटलिपुत्र जो थी वो शिशुनाग वंश की भी राजधानी रही, नंद वंश की और मौर्य वंश की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र का राजधानी का चयन किया उदयन द्वारा। अभी मैंने बताया ना कि कहाँ से, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपका पहला गणतंत्र पूछ रहा है, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ठीक, तो ये याद रखना, जो वैशाली के लिच्छवी थे उन्होंने ही पहला गणतंत्र स्थापित किया था। अब वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था, जिसे लिच्छवी वज्र संघ में सरप्रमुख थे। लिच्छवी जो थे वो वज्र संघ में सरप्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह, देवज जिसको बोलते हैं, ये थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? पुराणों के अनुसार बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश जो था वो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था और यह हर्यक वंश से संबंधित था, जिनकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात जो है अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी जो कहाँ से कहाँ की, राजगृह से पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? कह रहा है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम जो था वो हर्यक वंश था। अभी ऊपर ही मैंने उसमें बताया कि हर्यक वंश जो बिंबिसार था, और बिंबिसार इसके पश्चात उनका मतलब जो शासक बना अजातशत्रु था, तो वो हर्यक वंश से रिलेटेड थे। ठीक, अजातशत्रु का जो वर्ष क्या था, तो 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच में थे और अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर वो बैठा था। फिर इनकी हत्या उनके पुत्र उदयन ने कर दी, फिर उसने गद्दी पे बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? जो सैंड्रोकोट्स था उससे चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो वो की विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की, और एरियन और प्लूटार्क ने
चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोर्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा ये कह रहे हैं, तो ये पढ़ा है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के जो लेख हैं ब्राह्मी लिपि उसका अध्ययन किया, उसने पढ़ा, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान जो कि वो सिंघल के राजा तिस से कर डाली, जो उसमें पढ़ा था। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयोग की गई है। अंततः 1915 में मास्की से प्राप्त उल्लेख था, ठीक, उसमें अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। तो अशोक नाम कब पढ़ा गया? 1915 में। मास्की जो कर्नाटक में है वहाँ पे जो प्राप्त लेख था उसमें अशोक नाम पढ़ा गया। तो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज जो थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। कौन सी? इंडिका। ये बहुत फेमस पुस्तक है, मौर्य इतिहास का इसमें प्रमुख स्रोत है मौर्य इतिहास का। इंडिका का लेखक कौन था? अब ये तो आपको पता ही होगा, बी ऑप्शन मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन पूरा मिलता है, ठीक, जिसमें पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था वो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था, जिनकी कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते हैं, 6 पंचे 30, ये से याद रखना। और इसमें क्या था कि करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था, इसमें पूरा लिखा हुआ है। मेगास्थनीज का दूत कौन था? तो मेगास्थनीज जो था उसका दूत था सेल्यूकस। कौन था? सेल्यूकस था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, ठीक। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में पूरा लिपिबद्ध कर दिया। अंतिम मौर्य सम्राट था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जालौक, अवंतीवर्मा, नंदिवर्धन, बृहद्रथ। तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की 184 ईसा पूर्व में, और उसी के बाद शुंग वंश का स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये है आपके जूनागढ़ में, भीतरी, नासिक, सांची। कौन से अभिलेख में है? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां हैं। जूनागढ़ से जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से क्या है, रुद्रदामन जिनका जो वर्ष काल था 130 से 150 ईस्वी में, ठीक, इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी उसी में खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख जो है अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। कौन सा? ये रुद्र जो जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुविस्क। तो किसका था? तो खारवेल का था। किसका था? खारवेल का था। खारवेल क्या थे कि कलिंग का जो चेदी वंशीय शासक था वो खारवेल था,
जो प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो याद आ जाए, खारवेल का जो अभिलेख एक प्राप्त हुआ है उड़ीसा से, वो एक बिना तिथि का अभिलेख है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एक मात्र स्रोत है। तो अगर पूछ ले खारवेल का जो शासक, चेदिय वंश का खारवेल शासक था, उसका इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत कौन सा है, तो हाथी गुम्फा में प्राप्त अभिलेख। हाथी गुम्फा में प्राप्त अभिलेख है, जो एक बिना तिथि का अभिलेख है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। जो हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। यह है किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था, महामेघवाहन वंश से था, कि चेदी वंश से था, कि सातवाहन वंश से था, कि रथ भोजक वंश से था, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा है? तो इसमें होगा आपका ई ऑप्शन। कौन सा? ई ऑप्शन। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक, ठीक, कौन था? चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। तो खारवेल का संबंध, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध इनमें से किसी से नहीं है। हाँ, चेदी वंश से रिलेटेड है, लेकिन उसके संस्थापक नहीं है। वो सॉरी, चेदी वंश से भी नहीं है, तो उस समय महावेगवाहन वंश से है इनका, अगर देखा जाए तो खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन क्या है? अभी मैंने बताया, हाथी गुम्फा का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है उसे कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, कौन? विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत नेपोलियन की संज्ञा दी। तो इनकी रचना क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आ जाए, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट स्मिथ। तो इसमें भारत नेपोलियन की संज्ञा किसको दी? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। समुद्रगुप्त का जो विजय का वर्णन है वो कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। इसके लेखक कौन है प्रयाग प्रशस्ति के? तो इसके लेखक हैं हरिसेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त सम्राट किसने हुणों को पराजित किया? ये पूछ रहा है। तो ये सब पराजित किया स्कंद गुप्त ने। सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। हुणों का पहला जो भारतीय आक्रमण हुआ था वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। कब? 455 ईसा पूर्व में। 455 ईस्वी में, पूर्व नहीं, 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त भी हुए थे जो हुण थे, ठीक। लेकिन इवेस राय के अनुसार इस हुण आक्रमण का नेता जो कौन था, वो खुसनेवाज था। जो हुण थे उनका नेता था खुसनेवाज। यह आक्रमण का धावा का एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा इस आक्रमण का, किंतु परोक्ष रूप से इसे गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों में हुणों ने कब्जा कर लिया इनके मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगल भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, या जोती हुई भूमि, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो किसको कहा जाता था? तो जो बिना जोती हुई जंगल भूमि थी उसको अपराहत कहा जाता था। ठीक, अपराहत क्या है? यह गुप्तकालीन राजवंश व्यवस्था का, राजस्व व्यवस्था का एक टर्म है, अपराहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो चीनी यात्री सुंग युन ने जो भारत की यात्रा की थी, ए ऑप्शन सही है, 515 से ईस्वी से 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो किया था ह्वेन-सांग ने। हर्षवर्धन के समय ह्वेन-सांग ने चीन भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के समय की जो सर्वप्रमुख घटना थी वो चीनी यात्री ह्वेन-सांग के भारत का आगमन की ही थी। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। किसकी? ह्वेन-सांग की, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। ठीक, इस पूर्ति के उद्देश्य हेतु उन्होंने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के 629 ईस्वी में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ भी लिखा है जिसको क्या बोलते हैं? सी यू की, ह्वेन-सांग का एक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की जो पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का पूरा इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ में रचना कल्हड़ ने जयसिंह 1127 से 1159 के बीच ईस्वी के बीच में शासनकाल में रहे, उन्होंने पूर्ण किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ उसी समय लिखी, वो क्या था? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र कितने लिखी? चाणक्य ने। जिसको और किस नाम से जानते हैं जल्दी कमेंट करके बताएं आप लोग कि चाणक्य को किस किस नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है वो अवस्थित है आपका बिहार राज्य में। कहाँ पे? बिहार राज्य में उदंतपुर अवस्थित है। ये इसे उदनापुर भी, उदंतपुर को क्या कहा जाता था? उदनापुर भी कहा जाता है। ठीक, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था और यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना कौन किया था? जो स्थापना है अगर देखा जाए तो स्थापना पाल वंश ने। किसने? पाल वंश ने, जिसका प्रथम शासक कौन था? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक थे वो थे नान्यदेव। कौन थे? नान्यदेव। कब हुआ था कर्नाट वंश का संस्थापना? 1097 में। तो नान्यदेव उसी समय इन्होंने शासक बने और 1097 से 98 ईस्वी तक ये थे। वह एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया और कर्नाट वंश का जो शासन काल रहा है वो पूरे कर्नाट वंश का 1097 से 1325 ईस्वी, जिसे मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। जो कर्नाट वंश का शासन था वो मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आता है आपका कि मिथिला का स्वर्ण युग किस शासन काल को कहा जाता है, तो कर्नाट वंश का जो शासन काल था वो मिथिला का स्वर्ण युग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वो हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह थे। ठीक, ये कला और साहित्य के, हरि सिंह जो थे ये कला एवं साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने क्या किया था? पंजी व्यवस्था की शुरुआत की। किसकी? पंजी व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक, तो
इस सेशन के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे और फिर उसके बाद हम ऐसे से 50-50 क्वेश्चन करते करेंगे पूरे सब्जेक्ट बेस पे जितने भी क्वेश्चन कवर हुए हुए हैं उस पर हम फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और साथ साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें और जितने भी आपके बीपीएससी फ्रेंड सर्कल में हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कैसा आपको सेशन लगा, पहला सेशन ये, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।